बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी। आज हमारे साथ जो स्टूडेंट मौजूद हैं वो हमारे एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हैं जिनका नाम है हारून रशीद ख़ान। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में ये रिसेंटली पोस्टेड हैं बहावलपुर में। हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। हमें बताइएगा कि आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या थी जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। You're most welcome. एंड मेरी जर्नी जो है बेसिकली स्टार्ट बड़ी रैपिडली हुई थी क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के बाद जो है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। Right. और ड्यूरिंग दैट जॉब बस सडनली ये रियलाइजेशन आई कि मेरा टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा प्राइवेट जॉब वाला नहीं है। Right. तो एकदम से डिसीजन हुआ कि CSS की ट्राई करनी चाहिए। एंड जो है कुछ एक दो सीनियर्स की तलाश शुरू की, किसी से कुछ बुनियादी गाइडेंस मिले तो कुछ स्टार्ट किया जाए। इतने में ही जो है मुल्तान में भी मैंने सर्च शुरू की कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो। एंड एट दैट टाइम एक ही इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल था, तो मैंने जो है वो रब्ता किया एंड दैट इंस्टीट्यूट वो सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी। मैंने एकेडमी ज्वाइन की और फिर इस तरह से जो है वो जर्नी का आगाज़ हुआ। थोड़ी ब्रीफ जर्नी थी। आई हैड ओनली 4 months टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्ज़ाम। बस थोड़ी कुछ मेहनत, बाकी वालिदैन की दुआएं और अल्लाह ताला का करम था कि 4 महीने की प्रिपरेशन के साथ जो है मैंने सक्सेसफुली जो है वो रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया। और उसके बाद की जर्नी जो है वो डॉक्टर उमर फ़ारूक की मरहून मिन्नत है। इंटरव्यू की तैयारी, साइकोलॉजिकल की तैयारी, इस सब में जो है उनकी गाइडेंस प्रूव टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। बाकी मेरी जर्नी जो है उसके ऊपर थोड़ा सा कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब को एक एतराज़ रहता है कि तुम स्टूडेंट्स को कभी भी ये मत बताया करो कि तुमने 4 महीने में तैयारी की। तो इसके ऊपर बस मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि हर किसी की अपना स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन है। एवरीवन हैज़ देयर ओन स्पीड। जो डॉक्टर साहब कहते हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। 8 महीने की तैयारी कम से कम रिक्वायर्ड है। मेरे केस में 4 महीने में हो गया, बट आई वोंट रिकमेंड कि इसको 4 में ही किया जाए। टाइम इसको पूरा दिया जाए ताकि ये है कि सक्सेस के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम रहें। राइट। 4 months, even then करंट अफेयर्स में टॉप। हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? ओके, करंट अफेयर्स जो है उसकी जो है इस इंस्टीट्यूट की एक कहना चाहिए कि लेगेसी सी है। 2017 में वकास रफ़ीक जो इधर अकेडमी के स्टूडेंट थे, ही इज़ नाउ इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 89 मार्क्स करंट अफेयर्स में लिए थे एंड ही वाज टॉपर ऑफ करंट अफेयर्स एट दैट टाइम। तो उसके बाद 2018 में मेरे 81 मार्क्स आए। तो कुछ तो वकास रफ़ीक सर जो है उनकी गाइडेंस भी थी। सेकेंडली करंट अफेयर्स के अंदर जो है नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट हमारा यूजली CSS पे प्रिवेल कर रहा होता है कि वन हैज़ टू बिकम अ स्कॉलर इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक। तो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कहना चाहिए कि फ्लॉड है। करंट अफेयर्स में आपका एनालिसिस क्रिस्प होना चाहिए। यू नीड टू नो द बेसिक फैक्ट्स, यू नीड टू नो द हिस्ट्री एंड यू नीड टू नो कि अब फ्यूचर के अंदर जो भी इशू चल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अच्छे सोर्सेज से करंट अफेयर्स के जिन सोर्सेज में डॉन मौजूद है, वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन है, कुछ बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, BBC वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर इंटरनेशनल इशूज़, अल जज़ीरा। और स्मार्टफोन्स की मौजूदगी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैंने घर में फ़िज़िकली अखबार नहीं लगवाया हुआ था। CSS की तैयारी के वक्त तो सारे अखबार मैं मोबाइल पे पढ़ता था। सबकी ऐप्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ईज़िली एनीवन कैन एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर। तो CSS में करंट अफेयर्स में एक इसकी प्रिपरेशन के सोर्सेज, दूसरा इसकी पेपर अटेम्प्टिंग की टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। करंट अफेयर्स के पेपर में यूजली लोग क्वेश्चन से ट्रैक हो जाते हैं। वो क्वेश्चन कुछ पूछता है, स्टूडेंट उसमें एक स्पेसिफिक लफ्ज़ पढ़ते ही ये समझ जाते हैं कि बस अब यही लिखना है और पूरा क्वेश्चन उसी पे लिख के आ जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में टू द पॉइंट रहना इज़ द की। आपने जितना टू द पॉइंट और बेसिक एनालिसिस किया है उतने ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। जितना आप इन डेप्थ जाते जाएंगे किसी पॉइंट के, उतना आप क्वेश्चन से ट्रैक होते जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन को खुद ही कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे।
सेकेंडली इसके पेपर के अंदर, वैसे तो किसी भी पेपर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर सीक्वेंस टू योर क्वेश्चन. योर क्वेश्चन हैज़ टू मेक सेंस टू द एग्जामिनर. आपको ये एज्यूम करना है कि जो पेपर चेक कर रहा है उसे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता. मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से लिखना है कि उसे इस बात की समझ आए. यू हैव टू स्टार्ट विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, then a brief historical context if there is any. Then you move on to the main part of the question. आप उसकी बेसिक मेन हेडिंग्स जो हैं एंड एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स, ये सरवकास ने जो है मुझे सिखाया था कि एक्सप्लेनेटरी हेडिंग कैसे देनी है. एग्जामिनर को पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही ना महसूस हो, वो हेडिंग पढ़े उसे समझ आ जाए कि इसको बात आती है. ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट. तो एंड देन यू हैव टू एंड विद अ प्रॉपर कंक्लूजन जिसके अंदर आप अपने एनालिसिस को सम अप करेंगे. एनालिसिस में अगर उसने क्रिटिकल एनालिसिस पूछा, यू हैव टू डिस्कस द बोथ साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स. स्टूडेंट्स अक्सर नेगेटिव्स मेंशन कर देते हैं, पॉजिटिव्स भूल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं किसी पॉलिसी के या किसी इशू के, जो कि नहीं होना चाहिए. एक CSS स्टूडेंट का एनालिसिस हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए. ही हैज़ टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स, और इफ़ देयर आर मोर देन 2 पर्सपेक्टिव्स. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने पेपर करते हुए और तैयारी के दौरान अपने जहन में रखी थी. एंड आई थिंक दीज फैक्टर्स हेल्प मी स्कोर द मोस्ट इन करंट अफेयर्स. राइट, ऑल राइट. हारून, आपने बहुत बात की एनालिसिस की. आप मुझे बताइएगा कि एनालिसिस होता क्या है. एनालिसिस को अगर हम उसकी बुनियादी डेफिनेशन की नज़र से देखें तो एनालिसिस मींस के किसी भी साइड, किसी भी टॉपिक या कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ आपके सामने है तो उसकी दोनों साइड्स को जो है वो बराबर देखा जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम CSS के केस में देखें तो लेट्स से देयर इज़ अ टॉपिक US चाइना ट्रेड वॉर है, तो आप उसमें US पर्सपेक्टिव देखेंगे कि उन्होंने क्यों टैरिफ्स इम्पोज किए. चाइना का पर्सपेक्टिव है कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनके क्या बयानात आ रहे हैं उनकी तरफ से. एंड आफ्टर डिस्कसिंग दोज बोथ पर्सपेक्टिव्स आप फिर एक कंक्लूजन जो है या वे फॉरवर्ड जो है वो ड्रॉ करते हैं कि ओके इसकी एक साइड ये है, दूसरी ये है. और अगर आपका ओपिनियन पूछा हुआ हो तो आप उन दोनों बातों को एनालाइज करने के बाद अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं. अगर वे फॉरवर्ड पूछा गया हो एनालिसिस के बाद, यू कैन गिव वे फॉरवर्ड. इवन इफ दे हैव आस्क्ड यू फॉर रिकमेंडेशंस, यू कैन गिव रिकमेंडेशंस. ये चीज़ बिल्ड कैसे होती है? ये चीज़ बिल्ड होती है रीडिंग से. जब आप मल्टीपल सोर्सेज से किसी इशू के ऊपर आर्टिकल्स रीड करते हैं तो आपका एनालिसिस बिल्ड होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली जब से PTI की गवर्नमेंट आई थी तो 18th अमेंडमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी. देयर वर प्रोपोनेंट्स ऑफ 18th अमेंडमेंट एंड ओपोनेंट्स एज वेल. अब आपने किस साइड पे जाना है, आपका एनालिसिस क्या होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अगर आपने दोनों साइड्स पढ़ी हुई हैं. अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या रीजंस देते हैं, व्हाट लॉजिक्स डू दे प्रेजेंट टू सपोर्ट देयर केस. और जब आप दूसरी साइड की भी जो उसके अपोनेंट्स हैं उनकी लॉजिक्स को, उनके रीजंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप एक एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं कि ओके अब मुझे दोनों साइड्स का पता है, अब मेरा अपना भी ओपिनियन बिल्ड हो गया है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ या इसके हक में हूँ. देन यू कैन बिल्ड एन एनालिसिस. और एनालिसिस जो होता है उसमें दोनों साइड्स डिस्कस करने के बाद यूजुअली पेपर के अंदर अगर उसने एनालाइज करने का कहा हो या क्रिटिकली एनालाइज करने का कहा हो, आफ्टर डिस्कसिंग द बोथ पर्सपेक्टिव्स there should be a paragraph of critical analysis or analysis, right, followed by a concluding paragraph. सही. फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कंसिडर होगा. एग्जामिनर को भी पता लगे कि मैंने इसे क्रिटिकल एनालिसिस करने का कहा है तो इसे पता है कि व्हाट डज क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स. तो CSS के केस में एनालिसिस जो है हमने उसको थोड़ा इस तरह लेके चलना है कि एग्जामिनर को बताना भी है कि ओके वी आर डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस के अंदर जो है क्रिटिकली एनालाइज करने का कहा जाता है. पाकिस्तान अफ़गान रिलेशंस, पाकिस्तान US रिलेशंस, वट एवर देयर इज़ इन करंट अफेयर्स. तो जो आजकल रिसेंटली हॉट टॉपिक्स हैं, कश्मीर इशू है, उसके ऊपर पाकिस्तान का जो स्टांस है या व्हाट एफर्ट्स वी हैव मेड, अगर उसको एनालाइज करने का कहा जाए तो आपने हमारे एफर्ट्स के पॉजिटिव बताने हैं, जो एफर्ट्स में कमियां रह गई हैं वो भी बतानी है. एंड देन यू हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड कि अच्छा अब इसमें आगे मज़ीद ये किया जा सकता है. तो इस तरह से जो है आपका एनालिसिस जो है वो किसी क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट हो सकता है. और अगर पेपर में इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग गुड. राइट.
सिंस आई नो यू, आपने फिज़िक्स ऑप्ट की थी और मोस्टली देयर इज़ दैट ट्रेंड कि साइंसेस मार्क्स नहीं देती या साइंसेस लो स्कोरिंग होती हैं या आपको साइंसेस की तरफ नहीं जाना चाहिए. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? साइंसेस जो है इनके बारे में जिस वक्त आपने जैसे जिक्र किया कि मैंने फ़िज़िक्स रखी थी, जिस टाइम पे मैं फ़िज़िक्स ऑप्ट कर रहा था तो उस टाइम पे भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स ऐसा होगा कि जिसने मुझे मना ना किया हो. राइट. फ़िज़िक्स ना रखो, फंस जाओगे, पेपर मुश्किल आ जाएगा, सवाल गलत हो गया, नंबर नहीं आने, पीएमएस में फ़लाने दोस्त ने रखी थी, उसका पेपर पास नहीं हुआ, उसे तैयारी नहीं हुई, मुश्किल सब्जेक्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो साइंसेस के बारे में जो ये ट्रेंड है ये बिल्कुल गलत है. अगर आपकी डिग्री है उस सब्जेक्ट में, बहुत अच्छी बात है. अगर वो सब्जेक्ट आपने अपनी डिग्री के दौरान पढ़ा है, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो फ़िज़िक्स के मेजॉरिटी टॉपिक्स मैंने अपनी डिग्री के दौरान पढ़े. स्पेशली फ़िज़िक्स का जो पेपर 1 है CSS का, वो है ही सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारे मैकेनिकल के टॉपिक्स हैं. तो वाई शुडंट आई गो फॉर फ़िज़िक्स जब एक सब्जेक्ट ऐसा मौजूद है कि जिसकी मेरा बैकग्राउंड है, मुझे उसकी काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, मुझे उसकी तैयारी में आसानी भी होगी, एंड ऑल्सो आई हैव द सोर्सेज अवेलेबल फॉर दैट. मुझे किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि यार इसे पढ़ना कहाँ से है, बिकॉज आई नो द बुक्स, मैंने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है. वाई शुडंट आई ऑप्ट इट? साइंसेस ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए. आई वुड गिव अ फ्यू एग्जांपल्स. हमारे साथ 2018 में 4th पोजीशन पे जो पर्सन अनीक अनवर, he opted for physics as well as computer science, 400 marks of technical subjects, and he scored 180 in physics and 156 in computer science. Very nice, right. Written में इतने मार्क्स आ गए कि अनीक ने इंटरव्यू को irrelevant कर दिया, इतने नंबर ले लिए. Similarly, there were other examples. There was a guy from Sindh who scored 160 plus in physics. There was a guy again from Sindh who scored 160 plus in chemistry, 150 plus, 160 plus. There were numerous examples, and all of them were in top 20, top 30, top 40. So technical subjects gave them excellent marks. Right. But one thing that we have to focus on, technical subject अगर आपको आता है, अगर आपने उसे पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक गलती नहीं करनी है कि आपने उसको इजी नहीं लेना है. राइट. अगर आप उसे ये समझ के ऑप्ट कर लें कि चलो यार ये तो मुझे आता है, इसका क्या है तो कर लेंगे, एंड में देख लेंगे, या इसको 2 दिन पढ़ लूँगा, 4 दिन, तो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या मैथ्स और स्टैट्स जो लोग ऑप्ट करते हैं, या प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, तो फिर उस सब्जेक्ट के आपको नंबर देने के चांसेस कम हो जाते हैं. प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, उसके पेपर को थोड़ा सा FSC पैटर्न पे अटेम्प्ट करना होगा. प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, जिस तरह से हमें FSC वालों को आदत होती है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके, न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली सॉल्व करके, ताकि ये है कि जब आपको कोई क्वेश्चन आता ही है तो उसमें एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे. एंड